नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन बिस्सा मी बसंत चैनल पर आज लेकर आई हूँ वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती आनंद कौर व्यास की राजस्थानी कहानी कठई मकड़ जाड़ कठई दीवड़ का हिंदी अनुवाद। कहीं मकड़ी का जाला कहीं दीमक। अनुवाद किया है साहित्यकार डॉक्टर श्रीमती बसंती हर्ष ने। तो मित्रों, प्रस्तुत है श्रीमती आनंद कौर व्यास की कहानी मेरी आवाज में। मकड़ी अपनी ओर से बहुत अच्छा जाल बनाती है। उसे देख देख कर बहुत खुश भी होती है, परंतु धीरे धीरे उसी में फंसती चली जाती है। फिर चाहे कितना ही व्याकुलता से प्रयास करे, परंतु उसमें से निकलना बहुत कठिन है। यह गृहस्थी भी तो मकड़ी का एक जाला ही है। इसमें फंसने के बाद वापस निकलना कहाँ संभव है। जो इसमें एक बार उलझ गया वह तो मानो 84 के चक्कर में ही चढ़ गया। दूसरे चाहे मौज मस्ती करे, संबंधों में चाहे अंदर ही अंदर दीमक लगती रहे, परंतु गाड़ी के बैल के भाग्य में चक्कर लगाने ही लिखे हुए हैं। धर्मचंद को ऐसा लगा मानो वह मकड़ जाल में बुरी तरह फंस गया है। गृहस्थी को संभाल रहा है जो बहुत फैली हुई है। 2 बहनें, उनके 8-10 बच्चे, एक की शादी तो दूसरे की जनेऊ, किसी का मायरा तो किसी की सगाई। रीत के अनुसार खर्च तो करना ही पड़ता है, फिर चाहे कितनी ही कठिनाई क्यों न हो। छोटे भाई को पढ़ाया, हॉस्टलों के खर्च भुगते, फिर उनके विवाह किए। कभी साध तो कभी उनका जापा, कभी बच्चे के जन्म के अवसर पर नारियल बांटना तो कभी झड़ूला। मकड़ी अपनी जाल में बुरी तरह फंस गई थी। अब इसे तो जो भुगते वही जान सकता है। धर्मचंद धर्म पर कायम था, परंतु तकलीफें उसकी पत्नी महिमा और उसके 2 छोटे छोटे बच्चों को ही भुगतनी पड़ी। वह अपने बच्चों के मुंह के ग्रास छीन कर घर के अन्य सदस्यों की उदर पूर्ति करता रहा और वह पत्नी अपना शरीर गला गला कर घर वालों को पोषित करती रही। पिछले दिनों बड़ी बहन राधा के घर में कोई कार्यक्रम था, तो उसने साफ कह दिया, देख भाई, काम अपने घर की मर्यादा के अनुसार ही होना चाहिए। मेरे ससुराल में मेरे पीहर की कोई किच किच न हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। और धर्मचंद ने भी उसे धीरज बंधाते हुए कहा था, नहीं बहन नहीं, नाराज क्यों हो रही हो। मैं चाहे उधार लाऊं या चाहे बिक जाऊं, परंतु घर की नाक नीची नहीं होने दूंगा। तू तसल्ली रखना। नाक तो सचमुच नीची नहीं हुई, परंतु हाँ, धर्मचंद कर्ज से गर्दन तक तो क्या नाक तक फंस गया। बेचारी महिमा कभी पापड़ बेलती तो कभी रंग बिरंगी साड़ियों के बंदेज का काम करती, कहीं गोटा किनारी लगाती तो कहीं कपड़ों की सिलाई करती थी। घर गृहस्थी की गाड़ी लुढ़क रही थी। धर्मचंद का छोटा भाई कमाते हुए भी सहारा नहीं देता था। भांजी का ब्याह हो तो घर में क्या नहीं चाहिए। उधार के रुपयों से घी, तेल के पीपे, गेहूं की बोरियां, साग सब्जी, मिर्च मसाला, चावल दाल और जान के लिए सारा सामान आया। घर में चहल पहल और सगे संबंधियों की भरपूर मनुहार। रीति रिवाज के अनुसार मिलनी, पैसारा और भांति भांति के खर्च। मकड़ी अब जाल में छटपटाने लगी थी। दूसरी ओर चुपचाप दीमक लग रही थी। रिश्तों में दीमक, स्नेह में दीमक, गृहस्थी के दरवाजों में दीमक, चौखट में और दीवारों के अंदर कई छिपी हुई जगहों पर दीमक। धर्मचंद सरकारी महकमे तहसील में बड़े बाबू की जगह काम करता था। वह अधिकतर गांव में ही रहता था, परंतु गृहस्थी के रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए महिमा और उसके 2 बच्चों को कई महीनों तक शहर में रहना पड़ता। खर्च तो धर्मचंद को ही करना था, चाहे वह शहर में रहे या गांव में। धर्मचंद के पिताजी छोटे बेटे के साथ शहर में रहते थे। भाई के खर्च में मौज मस्ती करना और ऊपर से जताना छोटे भाई परमानंद का तो बस यही काम था। विवाह कार्य से निवृत्त होकर
गांव जाने का जब समय आया तो धर्मचंद ने महिमा को कहा, बचा हुआ सामान घसीटकर हम क्या करेंगे? घी तेल के पीपे, चीनी, पापड़ बड़ी और धान चून सभी चीजें यहाँ पर छोड़ दो, परमानंद के काम आएंगे। गांव में सब चीजें मिलती है। हाँ, बासमती चावल के 2-3 किलो तक की एक थैली भरकर साथ में ले लेना, क्योंकि गांव में बढ़िया चावल नहीं मिलते। महिमा ने जब सामान बांधा और चावल में से 2-3 किलो चावल की पोटली बांधी, इतने में ही देवरानी चंपा ने पोटली छीनते हुए कहा, यहाँ पर भी तो लोग रहते हैं। यहाँ कोई जंगल तो है नहीं कि आप सारे चावल बांध कर ले जा रहे हो। महिमा के तो पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। देखो पट्टी को, कमाई हमारी, खर्चा हमारा, सामान हमने डलवाया और अधिकार ये जता रही है। इसके आदमी ने कब बसाया था गृहस्थी का सामान? कब कोई खर्च किया? कब कोई रीति रिवाज पूरे किए? और आज ये मेरे हाथ से चावल की पोटली छीन रही है। महिमा का सिर चकराने लगा और वह किम कर्तव्य विमूढ़ सी होकर थोड़ी देर तक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही। वह सोचती रही, क्या इस दिन को देखने के लिए मैंने देवर को पढ़ाया लिखाया, ब्याह किया, साथ का कार्यक्रम किया? क्या इस दिन के लिए ही हमने इतने कष्ट सहे? गांव में मोट बाजरी से काम चलाकर इनके लिए तनख्वाह भेजते रहे? क्या इस दिन के लिए मैंने अपनी बरी के सारे गहने देवरानी के लिए दे दिए? हमारे बच्चों के मुंह का ग्रास छीनकर इनके परिवारों को निरंतर भरते रहे? सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। वह सुबक सुबक कर रोने लगी। देखो, जेठानी जी को कितने ढोंग करने आते हैं। ये तो ऐसे रो रही है जैसे मैंने इन्हें लकड़ी से मारा हो। नहीं चाहिए हमें आपकी ये मुट्ठी भर चावल, दबा कर रखो आपकी ये पोटली। ऐसा कहकर चंपा ने पोटली फेंक दी और सारे चावल बिखर गए। चावल क्या बिखरे, मानो महिमा के सुनहरे सपने ही बिखर गए। मकड़ी अपनी जाल में अब और अधिक छटपटाने लगी। दीवारों के भीतर छिपी हुई जो दीमक थी, वह अब बहुत ऊपर तक बढ़कर दिखने लगी। रिश्तों में दरार पड़ने लगी थी और साथ ही महिमा का हृदय छलनी छलनी हो गया था। छत पर से पिताजी ये सारा दृश्य देख रहे थे। दूसरे दिन उन्होंने अपनी बड़ी बेटी मैना को कहा, देख मैना, मुझे लगता है कि अब इन दोनों भाइयों का साथ ज्यादा दिन नहीं चल सकेगा। देवरानी जेठानी का आपसी झगड़ा ही तो घर परिवारों को तोड़ देता है। दोनों में से एक यदि सीधी गाय ही क्यों न हो, परंतु दूसरी यदि बात बात में नुक्ताचीनी करती रहे तो निर्वाह कैसे हो सकता है। घर में यदि थोड़ी बहुत एकता रखनी हो तो अब इन दोनों का चूल्हा अलग अलग कर देना ठीक है। रही बात मेरी, तो मेरे तो पेंशन आती है, मैं दोनों में से किसी के साथ निभा सकता हूँ। आप ठीक कह रहे हो पिताजी, मैना ने जवाब दिया। कल अपनी पड़ोसन जमुना ने मुझे रास्ते में रोककर कहा, देख तो मैना, ये तेरी भाभी चंपा ऐसे उटपटांग क्यों बक रही है। मंदिर में सभी औरतों को सुनाकर कह रही है, ऐसे घर के ऊपर घर कैसे रह सकता है। जेठ जेठानी तो कभी कोई एक कार्यक्रम का नाम लेकर कभी दूसरे कार्यक्रम के नाम से 10-10, 15-15 दिनों तक आकर यहीं जम जाते हैं। बचना तो हमें ही पड़ता है। ये तो अपनी मौज मस्ती करके बड़प्पन दिखाकर वे गए और पीछे से सारा घर हमें ही चलाना पड़ता है। ससुर जी के कारण कष्टों को हम उठाते हैं। शहर में बहन भांजे आते हैं तो हमारे ऊपर। मैं तो तंग आ गई इन लोगों के प्रपंचों से। भगवान कब पिंड छुड़ाएंगे इस छाती कुट्टे से। पिताजी ने दुनिया देखी हुई थी। वे जानते थे कि कुमानस औरत घर में आने के बाद घर में आग लगाए बिना नहीं रह सकती। फिर तो आपसी प्रेम के चितड़े चितड़े होकर रहते हैं। पर करे तो क्या। दूल्हे के मुंह से यदि लाड़ पड़ती है तो बराती बेचारे क्या कर सकते हैं। ये परमानंद तो पत्नी का ऐसा भक्त हुआ है कि वह कहे रात तो रात और दिन कहे तो दिन। पत्नी को कुछ कह दे तो मुंह चढ़ाकर बैठ जाता है। ऐसा लगता है मानो बेचारी के माता पिता मर गए हों। अब कोई मुंह में मूंग डालकर कब तक रह सकता है। महिमा बेचारी सीधी गाय है,
परंतु इसका यह मतलब तो नहीं कि बात बिना बात उसे छकाते रहो, सींग चुबाते रहो। अभी तक तो धर्मचंद ही खर्च चला रहा है, अलग रहते ही अपने आप ही अकल ठिकाने आ जाएगी। आटे दाल के भाव और गृहस्थी का खर्च अपने आप ही आंखें खोल देगा। मैना ने गर्दन हिला हिलाकर हामी भरी। फिर उस दिन मैना ने कहा, हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो। देखो उस दिन बात का कितना बतंगड़ बना दिया था। मैंने तो इतना ही कहा कि जेठानी हो तो ऐसी, सासू जी का स्थान ले रही है, कितनी सबकी हाजिरी बढ़ती है। देवरानी के दोनों बच्चे पैदा हुए तब भी सबकी भरपूर आवभगत की, नए वस्त्र मनवाए, साध पुराई और घर में आनंद और उत्सव के सभी कार्यक्रम किए। नहीं तो देवर देवरानी का कौन करता है इतना मान सम्मान। यह सुनकर चंपा भाभी ने तो विकराल रूप धारण कर लिया। आपने खुद ही देखा था ना कि उसने रोने ढूंढने का कितना ढोंग किया था। गुमसुम हो गई और मुंह से उठपटांग बोलती रही। मैंने तो ऐसी दुष्ट औरत पहले कभी नहीं देखी। पिताजी ने कहा, मुझे सब मालूम है। घर के बाहर सगे संबंधी कभी भी उलाहना देने के लिए नहीं आए, परंतु परमानंद की बड़ी सासू जी जब लड़ने झगड़ने की मनसा से गली में गाली गलौज करने लगी तो सारी पोल खुल गई। वह कह रही थी, मेरी गाय जैसी लड़की को जो पापी सताते हैं, मैं तो कहती हूँ वैसे लोग तो ढूंढने से भी नहीं मिलते। कीड़े पड़े ऐसे लोगों के शरीर में सत्यानाश हो जाए। इनके साथ ऐसा बुरा हो कि इनके हाथ की बनी खीर को कुत्ते भी न खाए। इस प्रकार जो मन में उठपटांग विचार आए वो बोलती रही। हाँ पिताजी, मैना ने कहा। मैंने सामने जाकर आधा जोड़ी की। कहा, आप तो मालिक हो, लाखीने सरदार, हमें रोटी बेटी के देवाले हो। हुक्म करो, हमसे जो कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ करो और अपने घर पधारो। इस तरह गली में लोग लुगाई एकत्रित करने से दोनों परिवारों की शर्मिंदगी होती है। परंतु वह तो और भी ज्यादा इतरा गई। कहने लगी, देखा नहीं ओ मैना जी, देखा नहीं आपको? अभी तो कितने भोले भोले दिख रहे हो, परंतु अंदर ही अंदर मेरी लड़की को तंग करते हो और ताना देते रहते हो। बेचारी सूख कर लकड़ी होती जा रही है। मुझे पता था कि मेरी लड़की से आप इस तरह दुश्मनी निकालोगे, परंतु याद रखना, अभी तक मैं मरी नहीं हूँ। 8 भाइयों की बहन और मेरे मोतियों से महंगी लड़की को तंग करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। वह सांवरा प्रभु तो देखता ही है, वहां पर राई राई का लेखा है। कहाँ से पाला पड़ा आप जैसे पापी लोगों से। और न जाने क्या क्या बकते हुए वह हल्ला मचा कर चली गई। मकड़ी का जाल निरंतर बढ़ता जा रहा था। दीमक तो जगह जगह लग गई। दरवाजे, खिड़कियां, दीवारों से बढ़ते बढ़ते कपड़ों आदि तक दीमक फैलती जा रही थी। दूसरे दिन पिताजी ने दोनों भाइयों को बुलाकर कहा, अब अलग रहने में ही सार है। जब मन ही नहीं मिले तो साथ रहने से क्या फायदा। अलग रहने से प्रेम कुछ ज्यादा रहता है। तुम 2 भाइयों के बीच में 2 बहनें हैं। एक के रीत के काम एक भाई करो और दूसरी का दूसरा भाई। न तो उदो का कुछ देना, न माधो का कुछ लेना। फिर डैन बोला, कल मैं घर गृहस्थी की सारी चीजों का बंटवारा कर दूंगा। इस घर में एक दीवार बनाते ही एक के 2 घर बन जाएंगे। आधा हिस्सा एक भाई का और आधा दूसरे भाई का। गहने भी बराबर। गहनों का नाम सुनते ही चंपा चमकी और कहा, मैं मेरे ब्याह में दिए हुए गहने आज दूंगी न कल। बाकी तो आप जैसे भी करो, मुझे मंजूर है। परमानंद तो मिट्टी का माथू था ही। वह चंपा को छोड़कर और किसी की बात नहीं सुनता था। धर्मचंद ने कहा, अच्छी महिमा पिताजी की। उनका हुक्म मैं टाल नहीं सकता, परंतु न तो मुझे एक घर के बीच दीवार बनानी मंजूर है और न ही मन की दूरियां बढ़ाने वाली बातें अच्छी लगती है। मैं मेरा हिस्सा खुशी से परमानंद को दे रहा हूँ। मुझे तो पिताजी का आशीर्वाद ही चाहिए। महिमा बोली, मैंने कब मांगे गहने और शादी में पहनने वाले कपड़े? ये सारे चंपा के ही हैं। भगवान की कृपा होगी तो और दे देगा, और नहीं तो ऐसे ही अच्छा है। परमानंद और चंपा गुमसुम जैसे सुनते रहे, परंतु कुछ बोले नहीं। दूसरे दिन धर्मचंद, महिमा दोनों बच्चों और पिताजी को लेकर गांव चला गया। मकड़ी अपने जाल में से निकल गई और दरवाजों, खिड़कियों और दीवारों पर लगी हुई दीमक झड़ रही थी। आशा है
आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगली कहानी पेश करूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।